गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज डायपोलमेंट एंड आफ्टर दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम करते हैं डायपोलमेंट। तो डायपोलमेंट क्या होती है बेटा? डायपोलमेंट जो है जो हमें क्या बताएगी, किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बताएगी। ठीक है कि कोई बॉन्ड कितना पोलर है, कम पोलर है, ज़्यादा पोलर है। लेकिन उससे पहले हमें क्या पता हो, उससे पहले हमें पता हो कि पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है जी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा बेटा, कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड है जो आपका, ना तो वो कम्प्लीटली कोवलेंट होता है और ना ही वो कम्प्लीटली आयनिक होता है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड ना तो कम्प्लीटली कोवलेंट होगा ना ही कम्प्लीटली आयनिक होगा। यानी कि उनके अंदर कौन से दोनों करैक्टर होंगे। अगर आपका एक कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर भी होगा और आयनिक करैक्टर भी होगा। और ऐसे ही अगर आपका आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर भी आयनिक करैक्टर भी होगा और कोवलेंट करैक्टर भी होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम आज शो करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड, उसके अंदर आयनिक करैक्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि डायपोलमेंट आपकी क्या बताती है, डायपोलमेंट बताती है कि कौन सा बॉन्ड है, जो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड वो कितने परसेंट आयनिक है, कितने परसेंट वो आयनिक है, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी डायपोल मोमेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता हो कि पोलर मोमेंट क्या होते हैं, कि दोनों पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। तो बेटा हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है जी। लेट अस एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कि एक हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है और एक HCl मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब इन दोनों के नेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो H हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम तो इस तरह से लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब हमें पता है शेयरिंग का मतलब क्या है, कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, बॉन्ड के बिल्कुल सेंटर में होंगे, कुछ इस तरह से। और वो सेंटर में ही रहेंगे। क्या हो रहेंगे, सेंटर में, मतलब सेंटर में होने चाहिए। लेकिन हमें पता है, और इस बॉन्ड के अंदर वो सेंटर में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे सेंटर में बेटा? बिकॉज दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं आपके, दोनों एटम क्या है मॉलिक्यूल के, सेम है। यानी कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, सेम है। तो दोनों इक्वली क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करता हूँ इस बॉन्ड की, किसकी, HCl बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो क्लोरीन की क्या होती है, हाई होती है, किससे, हाइड्रोजन से। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका सेंटर में होना चाहिए वो सेंटर में होकर कहाँ रहेगा बेटा, वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ रहेगा, कुछ इस तरह से। यानी कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, सेंटर में। लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ रहेगा बेटा, ये क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो पोजीशन है वो सेंटर में ना के कहाँ रहेगी बेटा, क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक रहेगी। जिस वजह से इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज, डेल्टा नेगेटिव। और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपके, यहाँ पे आपके पोल्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पोल्स। एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइपोल भी बोल देते हैं। ठीक है जी। लेकिन इस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुई थी, सिर्फ कहाँ पे हुई है, इसके अंदर। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जहाँ पे पोल फॉर्मेशन होगी उन मॉलिक्यूल क्या बोल देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और बॉन्ड को क्या बोल देंगे, पोलर बॉन्ड हम बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में जहाँ पे मॉलिक्यूल क्या था, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ सिंपली फर्स्ट में, डायटोमिक जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं। और ये डायटोमिक का कौन सा एग्जाम्पल है, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल का, मतलब जिसके दोनों एटम क्या हैं, सेम है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके वो हमेशा क्या रहेंगे, नॉन पोलर। बिकॉज यहाँ पे किसी भी बॉन्ड की, मतलब यहाँ पे कोई भी पोल फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो इनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन पोलर बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, पोलर मॉलिक्यूल। और बॉन्ड को क्या बोल देंगे, पोलर बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आया कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है, डायपोल मूवमेंट क्या रहेगी बेटा, फर्स्टली आपको पता लगा कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायपोल मूवमेंट की, कि डायपोल मूवमेंट क्या होती है। बेटा डायपोल मूवमेंट कुछ नहीं है, डायपोल मूवमेंट आपको बताएगी कोई बॉन्ड कितना पोलर है। यानी कि इसकी डिग्री को मेज़र कर लेंगे हम कि कौन सा बॉन्ड कितना पोलर है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनके ऊपर क्या हुआ बेटा, चार्ज आ गया। तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है, इनमें से कोई भी एक चार्ज इनटू में, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, इनटू में
डिस्टेंस, यानी कि क्यू इंटू में डी, ये आपके पास क्या बनेगी डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, यानी कि डायपोल मोमेंट आपके पास क्या रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। और एक बात और याद रखें बेटा कि यहाँ पे जो चार्ज है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे चार्ज लिया। तो आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, लेकिन लेनी आपको पॉजिटिव वैल्यू है। तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज डायपोल मोमेंट। ये क्या है, डायपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी अब आपकी, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो बेटा यहाँ पे जो चार्ज है उसको हम लेते हैं ESU के अंदर। किसके अंदर, ESU। ESU क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डिस्टेंस को हम किस में लेंगे बेटा, सेंटीमीटर में लेते हैं। किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है जी, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, ESU सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की, तो चार्ज आपको होता है कूलम के अंदर। किसके अंदर, कूलम के अंदर। और इनटू में डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, कूलम्ब मीटर इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। लेकिन जनरली जो इसकी यूनिट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा, वो हम लेते हैं डी बाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। और कैपिटल डी का मतलब क्या है, डी बाई। ठीक है जी, तो डी बाई इसकी क्या रहती है, यूनिट रहती है। और जो 1 डी बाई है, 1 डी बाई वो किसके इक्वल होता है, 3.3356 10⁻³ कूलम मीटर के वो इक्वल रहता है। ठीक है जी, क्लियर। और 1 डी बाई हो जाए, अगर हम ESU सेंटीमीटर में लेके चलते हैं उसको, तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के वो इक्वल रहता है। क्लियर, तो ये है आपका बेटा डायपोल मोमेंट का टॉपिक। मतलब डेफिनेशन हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कोई बॉन्ड कितना पोलर है जिसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी। तो हमें यहाँ पे बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें बताने का क्या वाली है। इससे हम निकाल सकते हैं बेटा, ये तो हमने बात किसकी की, सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की किसकी की, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और बताएंगे बेटा कि अब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। जो डायपोल मोमेंट है, सबसे पहले रखेंगे डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन, यानी कि इसके पास क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा इसकी, देखो ये आपका HCl बॉन्ड था, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, इसकी डायरेक्शन रहेगी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, या फिर बोले पॉजिटिव पोल से किसकी तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो ये कट रहेगा ये क्या रहेगी, इसकी टेल रहेगी, और ये क्या रहेगा, इसका हेड। तो हेड की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, टेल की पोजीशन जो है आपकी, जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, वो रहेगी पॉजिटिव पोल से किसकी तरफ, नेगेटिव पोल की तरफ। यानी कि पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू किसकी तरफ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यहाँ पे, डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये रहती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डायपोल मोमेंट का टॉपिक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कुछ एग्जांपल्स, इसके हम ट्राई करेंगे जिससे हमें ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायटोमिक का जो केस है, डायटोमिक मतलब जहाँ पे 2 एटम्स होते हैं, तो उस केस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास किसका केस है, H2 का। तो एक दो एग्जाम्पल इसके और ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेके चलते हैं किसके, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के। डाई एटोमिक यानी कि यहाँ पे 2 एटम रहेंगे। तो उसके अंदर भी 2 केस हैं, एक तो है होमो एटोमिक का जहाँ पे दोनों एटम सेम हैं, और एक है हेट्रो एटोमिक का जिसके अंदर दोनों एटम अलग अलग हैं। तो जो भी आपका होमो एटोमिक मॉलिक्यूल होगा, चाहे क्लोरीन हो, ठीक है जी, या फिर हाइड्रोजन हमने पढ़ा, कोई भी मॉलिक्यूल, सब की क्या रहेगी बेटा, डायपोल मोमेंट 0 रहेगी। किस तरह से, बिकॉज Cl2 बॉन्ड किस तरह से बनेगा, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो यहाँ पे कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये मॉलिक्यूल आपके क्या रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं हेट्रोएटोमिक। हेट्रोएटोमिक जब भी होंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या होंगे, पोलर बॉन्ड बनेगा, यानी कि वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों, जैसे कि HCl का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। दूसरा लेते हैं हम किसका, HBr का लेते हैं बेटे, किसका, HBr का।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ब्रोमीड की, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, एच आई का ले सकते हो आप, एच आई भी सेम रहेगा आपका, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल। क्लियर। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं किसका, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। किसका, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, जहाँ पे क्या होंगे, दो से ज़्यादा एटम होंगे। ठीक है, दो से ज़्यादा एटम होंगे। तो उसके अंदर भी हम एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं किसका, वाटर का। किसका है, वाटर। तो बेटा आपको इसके लिए क्या पता होनी चाहिए, शेप भी पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। H2S हो गया, NH3 हो गया, NF3 हो गया, इन सब का करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इन सब की क्या रहेगी, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगी, और कैसे रहेगी वो हम देखेंगे। और हमें पता कैसे लगेगा, इसकी शेप से, यानी कि जब हमें इसकी शेप के बारे में पता होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। अब एक बात तो याद रखें बेटा कि यहाँ पे आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल था तो सिर्फ एक ही बॉन्ड था। जब ये पोलर हुआ तो मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, पोलर रहेगा। लेकिन जब हम पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होंगे, दो से ज़्यादा बॉन्ड होंगे। तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, वहाँ पे हम देखना है नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट इसको लिखेंगे ऐसे, अगर वो ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर रहेगा, अगर है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो वो क्या रहेगा, पोलर रहेगा। क्या रहेगा, पोलर रहेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। मतलब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड तो आपके पोलर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। तो इसी तरह का एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपके पास किस किस का आता है बेटे, आपके पास फर्स्ट केस आता है H2O का। तो H2O की शेप हमें पता होनी चाहिए बेटा, किस तरह की शेप होती है, इस तरह की शेप होती है, बेंट शेप। क्लियर, क्या होती है, बेंट शेप। और इसके ऊपर दो क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। अब लोन पेयर से याद आया बेटा कि जब किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है, जैसे कि A है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो उस केस में क्या रहेगी आपके पास डायरेक्शन, आपके पास डायरेक्शन है किसकी तरफ, लोन पेयर की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, आपकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी। तो सिर्फ आपको देखना क्या है, आपको यही बताना है कि मॉलिक्यूल डाइपोल, इस मतलब इसकी पोलर है या फिर नॉन पोलर है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल, पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं बेटा कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है बेटा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो डायरेक्शन क्या रहेगी पोलर की, देखना कैसे है वो देख लो, सबसे पहले करो। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये है आपके पास H2O मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, H2O। तो शेप आपको आनी चाहिए बेटा, शेप होती है ऑक्सीजन की इस तरह से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड और दो क्या रहेंगे इसके ऊपर, लोन पेयर। क्या रहेंगे, लोन पेयर, कुछ इस तरह से। तो आपको पता है यहाँ पे इस बॉन्ड को देखते हैं, वन बाय वन सभी बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो ये बॉन्ड आपका क्या रहेगा, पोलर, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा 2 नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस बॉन्ड की, तो इसकी डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, यहाँ से यहाँ रहेगी, यहाँ से यहाँ रहेगी। क्लियर। तो अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का जो ये वाले हैं और ये वाले हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में जाएगा ऐसे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा बेटा, लेकिन रिजल्टेंट इस तरह से है, तो कहाँ जाएगा बेटा, ऐसे बीच में जाएगा रिजल्टेंट इनका। सिमिलरली ये दोनों मॉलिक्यूल है, इनका भी क्या रहेगा, यानी कि इसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेगा, यानी कि नेट हमारे पास क्या ही है, कुछ ना कुछ डाइपोल हमारे पास मोमेंट आएगी। तो यानी कि म्यू नेट हमारे पास 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, नॉन पोलर होगा। कौन सा होगा, नॉन पोलर। अब मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल करता हूँ जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी, दैट इज़ BF3। कौन सा मॉलिक्यूल है, BF3। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है इसको करने के लिए। तो BF3 की शेप हमें पता है क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन है हमारे पास ज़्यादा। तो एटम, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, दिस इज़ डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज़ डेल्टा नेगेटिव, दिस इज़ डेल्टा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, क्या है, डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा 3 पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको देखनी है बेटा, क्या रहेगी, इसकी ये रहेगी, इसकी ये रहेगी। ठीक है जी, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी इस साइड में। क्लियर। अब देखना आपको क्या होगा बेटा, इसका
और इस डायपोलमेंट का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, कुछ इस तरह से। क्या आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, इनका केस खत्म, इनका रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे। अब जो ये है इसकी डायपोलमेंट है और इसकी डायपोलमेंट है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी कि नेट डायपोलमेंट यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0। तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। यही मेरे को आपको शो करना था कि जिसके अंदर कई बार होता है मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे जिनके पास बॉन्ड होंगे, पोलर बॉन्ड होंगे, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगी, नेट डायपोलमेंट 0 रहेगी। तो ये मॉलिक्यूल कैसा आपका, पोलर, और ये कैसा था, नॉन पोलर। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, सिर्फ क्या देखनी है, डायरेक्शन। और इस तरह के मॉलिक्यूल को जिसके सारे एटम क्या है, सेम है, इसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको आप रोटेट करोगे किसी डायरेक्शन में तो आपको कॉम्पोजिशन सारी सेम दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, सेम। इसको आप जिस मर्जी तरह से रोटेट कर लो, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री जिसके अंदर हो, क्या हो, रोटेशनल सिमेट्री जहाँ पे हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, उसके अराउंड आप इसको रोटेट करो तो आपको क्या मिलेगी, सेम शेप आपको दोबारा देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। या फिर सिंपली आपको करना है बेटा, देखो यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, सेम है, सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम एंगल पे हैं। इसी तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपके होंगे उन सब की डायपोलमेंट क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। क्लियर। तो ये 2 एग्जाम्पल करें, 2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ NH3 का। जिसका NH3। तो NH3 हमें पता है बेटा क्या शेप होगी इसकी, पिरामिडल शेप होती है। किस तरह की, पिरामिडल शेप। तो यानी कि 3 H यहाँ पे इस तरह से होंगे, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ क्या होगा, लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब इसको कैसे करोगे, देखो बेटा हमें पता है दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। N और H बॉन्ड में पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ से ये भी पॉजिटिव तो ये 2 नेगेटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव तो यहाँ पे ये 3 नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, इस बॉन्ड की डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, इस बॉन्ड की इस तरह से, इस बॉन्ड की इस तरह से, ठीक है जी, और इस बॉन्ड की रहेगी इस तरह से। क्लियर। अब देखो बेटा, अब आप कुछ गलती करोगे इसके अंदर, मैं आपको पहले बता दूँ। देखो करना कैसे है, इसकी और इस बॉन्ड की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा इस डायपोलमेंट का और इस डायपोलमेंट का कहाँ पे आएगा, इनके सेंटर में। और एक हमारे पास डायपोलमेंट क्या है, सेंटर में। तो यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट इन तीनों का कहाँ पे रहेगा, इस डायरेक्शन में। कहाँ पे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो ये बॉन्ड है ये वाला, ये क्या है आपके पास, नॉन पोल, एक लोन पेयर है। तो हमेशा रखना बेटा कि जो डायपोलमेंट होगी किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, हमेशा किससे ज़्यादा होगी, बॉन्ड पेयर वाले से ज़्यादा होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि लोन पेयर वाले की जो कारण जो पोलैरिटी बॉन्ड में आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, बॉन्ड पेयर वाले से ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए अगर आप सोचते हो दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, कैंसिल आउट कर दें तो आप गलत हो गए बेटा। क्या हो गया, आप गलत हो जाओगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसका नेगेटिव है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा बेटा, आपके पास इस डायरेक्शन की तरफ आएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, नेट डायपोलमेंट रहेगी, यानी कि नेट डायपोलमेंट हमारे पास 0 नहीं होगी। तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे H लगा होता, एक H मॉलिक्यूल होता, तो उस केस में आपके पास इफेक्ट हो जाना था, ये कैंसिल हो जाना था। क्या हो जाना था, कैंसिल। तो उस केस में मॉलिक्यूल क्या हो जाता आपके पास, सॉरी मैं गलत लिखते हैं बेटा, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ऑल्सो अ पोलर। ठीक है, तो उस केस में मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाना था। क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये था एग्जांपल। इसका एग्जांपल कर लेते हैं और एक, ठीक है, इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं CCl4। ठीक है, तो CCl4 AB4 टाइप की स्ट्रक्चर आ गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बेटा मेरे को याद है तो आपको भी लर्न होने चाहिए ऐसे ही। ठीक है, Cl बिल्कुल इसी तरह के एग्जांपल आ गए जो मैंने अमोनिया का किया ना, मैंने आपको बोला H यहाँ। अब देखो इसकी डायपोलमेंट इस तरफ जाएगी, इसकी डायपोलमेंट इस तरफ जाएगी, इसकी डायपोलमेंट इस तरफ जाएगी। नेट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे आएगा।
ठीक है, ये बॉन्ड है ये उस तरफ गया हुआ है इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी आपके पास, जीरो, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास टॉपिक था डाइपोल मोमेंट का। किसका, डाइपोल मोमेंट का। अब एक क्वेश्चन आया करता आपके पास, क्वेश्चन क्या आता है वो देखें। बेटा हमने यहाँ पे गलती कर दी, आपने किसने नोट नहीं किया या किया होगा तो बता नहीं सकता बेटे, खुद ही है। तो यहाँ पे NH4 है ना, NH3 था बेटे, मैंने गलती कर दी यहाँ पे लोन पे है, सॉरी, H गलती क्या कर दी। डायरेक्शन आपके पास ये रहनी है बेटा, ये वाली डायरेक्शन है, समझे मेरी बात को। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में ही रहेगा। मैंने उल्टा ले दिया बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, मैंने बनाया तो पोल तो सही बना दिया, लेकिन डायरेक्शन लेते वक्त मैं गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो यहाँ पे इस तरह से बीच में आएगा और ये फैक्टर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो नेट क्या रहेगी, ये अब ये डाइपोल मोमेंट है, ये भी इसी तरफ है, तो दोनों तीनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी आपके पास, जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये था। तो आई थिंक आप केस समझ चुके हो आपकी डाइपोल मोमेंट आपको मेजर कैसे करनी है। तो अब सेकंड केस आता है आपके पास, एक क्वेश्चन आया करता है यहाँ से कि NH3 और NF3 इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख चुके हो बेटा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके पास है, बिकॉज चारों फैक्टर आपके एक ही सेक्शन में ऐड हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। लेकिन जब हम NF3 का केस डिस्कस करेंगे तो NF3 क्या रहेगा आपके पास, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन एटम आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है। अब इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे रहेगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो इससे तो कम आएगी ना। क्यों कम आई है, बिकॉज यहाँ पे चार की चार डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रही थी। इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, इसकी भी इस तरफ, इसकी भी इस तरफ और चौथे की भी उसी तरफ। दोनों की डायरेक्शन, सभी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे तीन की डायरेक्शन तो अलग है और एक की अलग है, इसलिए नेट वैल्यू तो बेटा इससे तो कम ही आएगी ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि NH3 की डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा है किससे, NF3 से। तो ये था बेटा आपके पास केस। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एप्लीकेशन आती है कि डाइपोल मोमेंट का क्या क्या बेनिफिट, हमें क्या क्या एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, वो हम देख लेते हैं। तो क्या इसकी हमारे पास क्या रहेंगे एप्लीकेशन रहेंगी। तो फर्स्ट है प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पोलर है, नॉन पोलर है। अगर किसी की म्यू की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स दिस इज नॉन पोलर। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो पोलर। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, रिलेटिव पोलैरिटी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, कौन सा कम है। अगर सपोज किसी की म्यू की वैल्यू 10 है, एक की म्यू की वैल्यू 20 है, तो जिसकी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, जिसकी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, पोलर रहेगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या है, इसे ज़्यादा पोलर है। ठीक है। थर्ड, शेप डिटरमाइन करनी है। अगर हमें क्या करनी है, डिटरमिनिंग द शेप, हमें शेप डिटरमाइन करनी है। तो शेप कैसे डिटरमाइन होगी बेटा, एक बात बताओ, अगर आपके पास म्यू आता है ज़ीरो, म्यू आता है ज़ीरो, तो वहाँ पे क्या रहेगी आपके पास, रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी बेटा। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन अगर म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी होगी, हमेशा आपकी इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, ये आप एग्जाम्पल किए हैं हमने, उससे दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, दिस इज़ BF3, दिस इज़ CCl4, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है। लेकिन इनकी बात करें, इनकी डाइपोल मोमेंट क्या थी दोनों की, ज़ीरो, तो ये कैसे थे, नॉन पोलर। यही मैंने बोला कि म्यू ज़ीरो है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रेगुलर हो जाएगी आपके पास, रेगुलर। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं हम। ठीक है, H2O बेंट शेप, NH3 पिरामिडल शेप। तो ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल तो है लेकिन इरेगुलर ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे म्यू क्या है इनका, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, यही मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा। ठीक है। फोर्थ मैंने आपको चीज़ बताई बेटा, कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो
तो वो आप कैसे निकालोगे? क्या होता है परसेंटेज आयनिक रिएक्टर बेटा? वो होता है आपके पास रेशो ऑफ ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में 100। ठीक है जी। मतलब आपने एक डाइपोल मोमेंट निकाली, किसी मॉलिक्यूल की कितनी आई, जैसे HCl था, इनकी डाइपोल मोमेंट कुछ भी है हमें दे दी, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय जब कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का तो उस टाइम पे कितनी होगी बेटा जी, यानी कि एक एटम यहाँ से यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हमने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनाया तो उस तरह इनकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इनटू में 100। तब हमें करना है, जैसे हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितनी है, हमारे पास म्यू ऑब्जर्व्ड, दिस इज़ 1.03 डिबाई इतनी है आपके पास। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट आयनिक रिएक्टर है, क्या है, कितने परसेंट यहाँ पे आयनिक करेक्टर है। तो हमें साथ में क्या दिया हुआ बेटा, हमें दिया हुआ है कि पोल्स के ऊपर चार्ज कितना डेवलप होगा, अगर कम्प्लीटली, समझे मेरी बात को, मैं कहीं जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा सा। हमें निकालना है परसेंटेज आयनिक रिएक्टर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो चाहिए म्यू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल, ये किसके लिए, जब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आता है, ये उस चीज़ के लिए है। ठीक है, डिवाइड बाय जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर कंप्लीट ट्रांसफर यानी कि कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड जब बन रहा है तो उस टाइम पे डाइपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, जब सबके पास सिंगल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे शेयरिंग हुई है, देखो डेल्टा चार्ज आया, डेल्टा मीन्स थोड़ा, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कंप्लीट है, इतना याद रखना है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कंप्लीट ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल डाइपोल निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, Q इंटू में D चाहिए। क्यों, कितना चार्ज वहाँ पे डेवलप होगा, तो उस टाइम पे जो चार्ज है वो कितना डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 4.8 10⁻⁻10 ESU, इतना चार्ज वहाँ पे डेवलप हो रहा है। मैं इसको डिबाई में लेके आऊँगा, बिकॉज मेरे पास यूनिट किस चीज़ में है, डिबाई में है। ठीक है, इतना चार्ज मेरे पास डेवलप हो रहा है, क्लियर, इतने ESU कन्वर्ट हो रहा है बेटा मेरे पास, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.275 सेंटीमीटर, इसको मैंने 10⁻8 सेंटीमीटर में ले लिया, या फिर इनको आप छोड़ दो, इतना चार्ज डेवलप हुआ, इतना डिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा इनका, कितना आंसर आएगा 6.12 आंसर आ गया मेरे पास। मेरे को डिबाई में लेके जाना है, बिकॉज ये भी किस में है, डिबाई में, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ESU में था, ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, आंसर किस में आया, ESU सेंटीमीटर में, लेकिन मेरे को डिबाई में लेके जाना है, तो मैंने आपको दिखाया था कि 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर दूंगा 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ESU सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है 1 डिबाई, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 6.12 डिबाई। कैलकुलेशन मेरी देखनी है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। क्लियर बेटा, तो परसेंटेज आयनिक रिएक्टर कैसे निकलेगा, ऑब्जर्व कितनी है 1.03, एक्सपेरिमेंटल थी ये, तो ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल जो हमने आनी चाहिए थी, जब ये चीज़ होती है, ये डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज आयनिक रिएक्टर, जब हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन होता तो कितने डाइपोल मोमेंट होती, तो होती 6.12, इतने डाइपोल इनटू में 100, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे आंसर आपके पास आने वाला है 16.83%। तो इस तरह से निकालते हैं आपके पास क्या, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्लियर, तो ये था बेटा आपका टॉपिक ऑफ किसका, ये आपके पास टॉपिक था आपका डाइपोल मोमेंट का। तो अब हम करते हैं किसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।